Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class, which is the UGC Commerce paper 2. Now friends, today we are discussing about the SWIFT Society for Worldwide Interfinancial Telecommunications and top most 10 questions. तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको महत्वपूर्ण 10 सवालों से रूबरू कराने वाला हूं। आज मैं एक नया एक नया कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नया मैंने कुछ जोड़ा है, नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो 30 सेकंड का होगा, जिसमें एक स्पेशल टॉपिक पर जो है डिस्कशन की जाएगी। छोटा जो होगा, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ताकि आपको इस तरह का छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मिलते रहे, ताकि आप जो है रिविज़न आपका हो जाए इसी बहाने, और आपको कभी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। तो चलिए फटाफट जानते हैं। और अगर आपने कल का अपनी क्लास नहीं किया, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लास से जुड़ सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड कराई जाती है तभी सभी स्टूडेंटों के लिए। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बात की जाए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना किया? तो कितना किया? 28%, 30%, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार ने 28% कर दिया है, यानी 11% की बढ़ोतरी करीब करीब की गई है। तो का जो है आपका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में केंद्र सरकार के द्वारा डीए या डियरनेस अलाउंस DRA बढ़ाने से खजाने पर जो है सरकार की कितनी राशि का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? तो 20,250 करोड़ रुपया, 35,800 करोड़ रुपया, 34,401 करोड़ रुपया, 25,480 करोड़ रुपया। तो मैं बता दूं कि गा सही विकल्प 34,401 करोड़ रुपया। बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 48,80,000 है और 65,26,000 जो है पेंशन भोगियों की है। तो बड़ी राशि सरकार को प्रत्येक वर्ष जाएगी सरकार के खाते से। नेक्स्ट चलते हैं। RBI ने किस ग्लोबल पेमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है? कार्रवाई में ये कहा गया है कि वो अब नया डेटा लोगों को जो है नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो बता दें कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, गूगल पे और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये आप समझ सकते हो कि पेमेंट ग्लोबल पेमेंट है। ग्लोबल पेमेंट सभी है, तो मास्टर कार्ड ना कि तो मास्टर कार्ड सही विकल्प है। RBI ने इस पर कार्रवाई की है और कहा है कि आप जो है नया लोगों को नहीं जोड़ सकते हो। कहा जाए तो नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। चलते हैं। हॉल मार्किंग व्यवस्था किससे संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए, जो भी खरीदते हैं सोने चांदी की। तो यानी सिंपल सा है, घा ज्वेलरी से है ना, गोल्ड से जुड़ा हुआ है। हॉल मार्किंग व्यवस्था जो कि हाल ही में 16 जून से जो है देश भर में शुरू किया गया है इसको, लेकिन जो है सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, संसाधन कमी के कारण से जो है सही से ये नहीं काम कर पा रही है। गुजरात और बड़े बड़े शहरों में छोड़ के छोटे शहरों में जो है ये बेकार पड़ा हुआ है। कहा जाए तो सेवा विपणन मिश्र एक प्रसारित विपणन मिश्र है जिसमें सम्मिलित है लोग, प्रक्रिया, भौतिक साक्ष्य या फिजिकल एविडेंस इसको बोलते हैं, और घा इनमें से सभी। तो फिफ्थ में आपका घा सही विकल्प है, यानी सभी जो है सम्मिलित इसमें होते हैं। सेवा विपणन मिश्र में लोग भी होते हैं, प्रोसेस भी होते हैं, पीपल भी होते हैं, फिजिकल एविडेंस भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीधे विपणन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा सीधे विपणन का प्रकार नहीं है? तो प्रत्यक्ष डाक विपणन, खुदरा विपणन, टेली विपणन, ईमेल प्रत्यक्ष विपणन। तो 6 में अब जवाब के लिए बता दूं कि खा खुदरा विपणन जो है सीधे विपणन का प्रकार नहीं है, यानी डेली इससे जो है मार्केटिंग नहीं हो सकती है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मार्केटिंग इसको नहीं करा सकता है, क्योंकि इसमें उधार भी जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निश्चितता समतुल्य उपागम में समायोजित रोका प्रवाह के लिए निम्न पर बट्टा किया जाता है। तो किस पे किया जाता है? तो लेखांकन प्रत्याय दर पर, आंतरिक प्रत्याय दर पर, अवरोध दर पर, जोखिम मुक्त दर पर। तो मैं बात करूं तो घा यानी जोखिम मुक्त दर पर, रिस्क फ्री रेट पर जो है रोका प्रवाह के लिए जो है बट्टा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और उस पर ब्याज वसूलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, बेस रेट, बैंक रेट, बेसिक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इसका सिंपल सा जवाब है बैंक रेट, है ना। बैंक रेट पर जो है आरबीआई के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उसको ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है और उस पर से जो है वसूलता है ब्याज, इंटरेस्ट। ये काफ़ी इजी सवाल था, लेकिन कभी कभी बीच में देना चाहिए, बोरिंग ना लगे क्लास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आर्थिक आदेश मात्रा क्या है? आर्थिक आदेश मात्रा क्या है? तो का किसी आदेश की लागत, खा स्कंध की लागत, ग पुनः आदेश स्तर, घ अनुकूलतम आदेश आकार। तो सिंपल सा जवाब इसका है अनुकूलतम आदेश आकार, जो कि आर्थिक आदेश मात्रा से जुड़ा हुआ है। बाकी किसी आदेश की लागत, स्कंध की लागत, पुनः आदेश लागत, ये किसी व्यापार या किसी संस्था या किसी ट्रेड से जुड़ा हुआ है। चलिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। औद्योगिक संबंधों की प्रणाली उपागम को किसके ने विकसित किया है? औद्योगिक संबंधों की प्रणाली उपागम को किसने विकसित किया है? तो जॉन डनलप, गैरी एस बेकर, माइकल जे जूलियस, एडमिन बी फिलिप्पो। तो सिंपल सा जवाब है जॉन डनलप के द्वारा जो है औद्योगिक संबंधों की प्रणाली यानी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की जो सिस्टम है उसको जो है जॉन डनलप के द्वारा विकसित किया गया था। तो चलिए ये था आज का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं बता दूँ स्विफ्ट के बारे में। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट सदस्य स्वामित्व वाली सहकारी समिति है जो अपने सदस्यों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन प्रदान करती है। 1973 में स्थापित स्विफ्ट वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी के प्रसारण की सुविधा के लिए एक मानकीकृत स्वामित्व संचार मंच का उपयोग करता है। वित्तीय सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करते हैं वित्तीय संस्थान आपस में भुगतान निर्देशों सहित इस जानकारी का सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करते हैं। स्विफ्ट ना तो अपने आप में धन रखता है और ना ही बाहरी ग्राहक खातों का प्रबंधन करता है। सहकारी समिति ने 1973 में 15 देशों में काम करना शुरू किया और अब जो 200 अधिक देशों में काम करती है। 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों को जोड़ती है। को-ऑप 1979 में 10 लाख से 2014 में को-ऑप जो है 1 से 5.6 बिलियन डिलीवरी किए गए संदेश हैं। स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स, और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, केन्या, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका में जो है इसके कार्यालय हैं और भी देशों में कार्यालय हैं। तो ये स्विफ्ट के बारे में आपको मैंने बताने की कोशिश की। चलिए आगे इसके बारे में बताऊँगा। तो स्विफ्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करती है। इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करती है, जो संस्थानों को जोड़ने का काम करती है। स्विफ्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए संदेश पुष्टिकरण का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम टेलेक्स था। हालांकि कम गति, सुरक्षा चिंताओं और मुफ्त संदेश प्रारूप सहित कई मुद्दों ने टेलेक्स को प्रभावित किया। बैंकों के नाम लेनदेन का वर्णन करने के लिए स्विफ्ट का एकीकृत कोड प्रणाली एक स्वागत योग्य बदलाव था। धन हस्तांतरण के लिए स्विफ्ट प्रत्येक भाग लेने वाले वित्तीय संगठन को 8 या 11 वर्णों के साथ एक अद्वितीय कोड प्रदान करता है। कोड में 3 विनिमय नाम हैं: बैंक पहचानकर्ता कोड BIC स्विफ्ट कोड और स्विफ्ट ID या ISO 9000-9362 कोड। स्विफ्ट व्यवसायों और व्यक्तियों के कई सेवाएं प्रदान करता है जो सटीक और निर्बाध व्यापार लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। स्विफ्ट नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाएं हैं। इसमें प्रणाली का उपयोग बैंकों, प्रतिभूति डीलर, समाशोधन गृह, एक्सचेंजों, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस, ब्रोकरेज संस्थान, संपत्ति प्रबंध कंपनियां, डिपॉजिटरी, ट्रेजरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, विदेशी मुद्रा और मुद्रा दलाल आदि जो है इसका सेवा का लाभ उठाते हैं। तो ये था स्विफ्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आप स्विफ्ट से जुड़ी हुई जो भी आपको जानकारी चाहिए इससे आपको मिल जाएगी और आपका जो भी डाउट होगा स्विफ्ट से जुड़ा हुआ इससे क्लियर होगा। तो चलिए आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आज से शुरू मैंने किया है कि स्पेशल कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आज मैं बता दूं टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र यानी TT टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र मुख्य रूप से विदेशी वायर लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को हस्तांतरित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। UK बैंकिंग सिस्टम में क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम यानी CHAPS ट्रांसफ़र के संदर्भ में इन हस्तांतरण का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र को टेलेक्स ट्रांसफ़र के रूप में भी जाना जाता है।
तो इससे पहले जो है टेलेक्स का ही लोग उपयोग करते थे स्विफ्ट से पहले। तो ये थे कुछ जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारी होगी, आप कंप्लीटली 110% सेटिस्फाइड होंगे। चलिए इसी तरह से सेटिस्फाइड होते रहिए और क्लास को देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए ताकि लोग जुड़ सकें। जो भी कैंडिडेट यूसीनेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं सभी, आप सभी का ऑलवेज वेलकम। आप सभी जुड़ सकते हो मेरी क्लास में। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी का हमेशा वेलकम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन। Watch my channel YouTube Bernard Tutorials. Stay healthy and be happy. Every day 8 PM ना भूलिए क्लास ज्वाइन करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।